तुम दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये अमर वाक्य हैं हमारे देश के एक प्रमुख क्रांतिकारी, युवा नायक और स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। आज उन्हीं के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पन्नों पर प्रकाश डालेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे द्वीपों के जाने माने इतिहासकार, जो कि एक लेखक भी हैं, डॉक्टर प्रणव कुमार सिरकार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर सिरकार बात करेंगे नेताजी के जीवन के बारे में और ऐसे कई घटनाओं के बारे में जिनके बारे में शायद ही हमें पता है। तो सबसे पहले आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राथमिक जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए मार्गदर्शक है और संदेश भी है। बिल्कुल। इनका जो जन्म जो है ये उड़ीसा के कटक में हुआ था 1890 23 जनवरी को, और इनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस जी। और इनके जो भाइयों में सबसे बड़े थे शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में आए हमारे सुनील चंद्र बोस, फिर सुरेश चंद्र बोस। और इनकी जो शिक्षा, जो कॉलेज जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल में थी, कलकत्ता, और वहीं से शुरू हो गया इनका, क्योंकि ये विप्लवी विचारधारा वाले थे। विप्लवी हम लोग बंगला में विप्लवी बोलते हैं, जो कि उग्र मिजाजी जो होते हैं। उस समय एक प्रोफेसर ओटेन थे जो रेसिस्ट थे, रंगभेद नीति पे बात करते थे, तो उस पर छात्रों में थोड़ी सी अनबन हो गई इनके बीच में। तो झपटा झपटी हुई थी, तो नेताजी के साथ में भी धक्कम धुक्का हुआ, ऐसा कहते हैं। लेकिन उसमें नेताजी को रस्टिकेट कर दिया गया। जी, वहाँ से रस्टिकेट करने के बाद में फिर नेताजी जो है कैम्ब्रिज में चले गए 1920 से पहले की, क्योंकि 1920 में उनको ICS की जो एग्ज़ाम था उन्होंने पास किया। इतने इंटेलिजेंट थे। ICS बोलने से आज का IAS है, उस समय ICS हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस, और आज जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। तो IAS सोचिए, योग्यता को उन्होंने ठुकरा दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लेने का निर्णय लिया, और उसके बाद में वो भारत आ गए। भारत आने के बाद में उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, गांधी जी का सहयोग करने लगे, और गांधी जी ने उनको मिलाया चित्तरंजन दास के साथ में, जो भी एक क्रांतिकारी थे। तो इनके साथ में ये इनकी काफ़ी अच्छी थी बात। तो इस प्रकार से इनका जो क्रांतिकारी जीवन, जो देशभक्ति वाला जो सफ़र है, वो वहाँ से शुरू हुआ। और वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जो नेताजी जो अपने सार्वजनिक जीवन में कम से कम 11 बार जेल में गए थे। 11 बार जेल में जाकर भी उनका जो हौसला है वो बुलंद होता गया, ना कि टूटा। जी, जी जी। तो उनके INA के बारे में आप कुछ बताएं, और क्या वो अंडमान में ही फॉर्म हुआ था? जी बिल्कुल, आपका बहुत ही मौलिक प्रश्न है ये, क्योंकि INA जो था, अगर INA की बात करें तो उसके पीछे एक थोड़ा सा सफ़र है, जिसको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दर्शकों को उनकी जो एक गाथा है, जो वृतांत है, जहाँ से सफ़र हुआ और INA में जुड़ा है, तो कनेक्शन जो था, फिर मैं अंडमान में भी बात करूँगा, तो वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा। तो दरअसल क्या है कि इनका जो सफ़र हुआ, वहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, वहाँ से ये जो है 1940 में वहाँ से अपनी जो फॉरवर्ड ब्लॉक, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से का गठन किया इन्होंने अपने बलबूते पर, अलग सोच के साथ, अलग विचारधारा के साथ में। तो इसकी मार्च पास्ट करने लगे, प्रोसेशन करने लगे अंग्रेज़ों के। तो उसमें क्या हुआ, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया। अच्छा। हाउस अरेस्ट कर दिया, तो उसके बाद में जो था, ये इनका हाउस अरेस्ट चलता रहा इनके ही घर पे। तो देखिए, अब जो है हम लोग सिनेमा में देखते हैं कि हीरो कैसे भागता है, कैसे बचते बचाते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। नेताजी की जीवन तो बिल्कुल रियल थी, और नेताजी वहाँ से हाउस अरेस्ट से निकल भागे आधी रात को, जियाउद्दीन बन के। जियाउद्दीन पश्तून जो पॉलिसी एजेंट के हिसाब से उस भेष में निकल गए। निकल के रात भर उनके जो भतीजे वो गाड़ी चलाते रहे। वहाँ से वो लोग पेशावर पहुँचे, पेशावर से काबुल का, उस समय जो अफ़गानिस्तान जो था, अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था।
तो उसको किसी भी तरह उनको जो है अंग्रेज़ों के अधीन वाले क्षेत्र को छोड़ना था, और इस बीच वो वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गई थी। और इनका विचारधारा ये था कि दुश्मन जो है अपना दोस्त है। तो क्योंकि ऐसे बहुत ही बिरले मतलब कई 100 सालों से अंग्रेज शासन कर रहा है, तो ये एक बढ़िया मौका उनको लग रहा था कि हम जो है दूसरे एक्सिस फोर्स को, उस समय एक्सिस और एलाइड फोर्स के बीच में वर्ल्ड वार थी, तो एक्सिस फोर्स में जो थे आपके जापान, इटली, उसके बाद में जर्मनी, उसके बाद में स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, ये 7-8 देश जो है एक गुट थे, और ब्रिटेन, यूएसए और ये जो है अलग एक गुट में थे, एलिट फोर्स बोलते थे। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ से वो निकल गए। तो काफ़ी दिनों बाद पता चला ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को, कि ये घर पे नहीं है, क्योंकि उनके समुदाय के जो घर वाले जो है उनका खाना खुद ही खा लेते थे। अच्छा। खुद ही खा के खाली प्लेट जो जाता था तो वो सोचते थे कि नहीं, नेताजी अंदर है। तो काफ़ी दिनों बाद जब एक कोर्ट की पेशी होनी थी तो नेताजी जा नहीं पाए, तब इनको डिक्लेयर करना पड़ा कि नेताजी नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। और वो काबुल पहुंच गए। काबुल पहुंचने के बाद में वहाँ से यहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चल गया कि ये काबुल चला गया, और इनका इंटेंशन जो है यहाँ से ये जर्मनी जाने का, हिटलर से मिलने का। तो इन्होंने अपने प्रोफेशन रख दिए कि वो प्रोफेशन की जो इनको रास्ते में जर्मनी जाने से पहले इनको मार दो, ये निर्देश दिया गया। और नेताजी इनसे 2 कदम आगे थे। तो नेताजी जो थे उनको मालूम था सब कुछ कि पीछे क्या हो रहा है। तो नेताजी ने जो मिडिल ईस्ट का रास्ता नहीं पकड़ा, वो मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। तो बर्लिन पहुंच गए, वहाँ पे हिटलर से मिले। तो हिटलर से मिलने के बाद में हिटलर देखा कि उन्होंने भांप लिया कि हिटलर जो है भारतीयों के प्रति उनका नज़रिया बहुत ही उतना ठीक नहीं था, क्योंकि हिटलर भारतीयों को अक्सर बोलते थे कि उनके लिए उनके शब्द थे एशियाटिक जगलर्स बोलते थे, और उसकी रुचि नहीं थी। तो लेकिन ये जर्मनी में ही इन्होंने, मैं आईएनए पे ही जा रहा हूँ जो आपने प्रश्न पूछा है, तो ये सफ़र है उनका। तो वहाँ से उन लोगों ने इंडियन लेजियन नेताजी ने फॉर्म की। और नेताजी, देखिए एक चीज़ आईएनए के बारे में मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आईएनए की सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि जब वर्ल्ड वार शुरू हुई तो जितने जो अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को ही फौज में रखते थे, और मोर देन 40,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वार, युद्धबंदी पड़े हुए थे, भारतीय थे। उन भारतीयों की जान इन लोगों ने बचाई आईएनए फॉर्म करके। 45,000 उस जमाने में फौज में संख्या होना कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ से इंडियन लेजियन में उस समय 10,000 प्रिजनर्स ऑफ वार थे, वहाँ से कम 5,000 तो निकाल लिए इन्होंने। और वहाँ पे आज़ाद हिंद रेडियो का ये किया। तो आज़ाद हिंद रेडियो से 19 फरवरी 1942 के दिन में उन्होंने वहाँ से एक उद्घोषणा की कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। तब जाके लोगों को पता चला कि ये अभी जर्मनी पहुँच गए। और वो जर्मनी पहुँचे भी बड़े नाटकीय तरह से, जैसे मैंने नाटक कहा जो रियल स्टोरी है, उसने अपना नाम जो है उसमें ओरलैंडो मैजोट्टा नाम रखा था, इटालियन पासपोर्ट से गए थे। अच्छा। हाँ, जियाउद्दीन से ओरलैंडो मैजोट्टा नाम था, इटालियन पासपोर्ट से वो जर्मनी पहुंच गए थे। अब जर्मनी में देखा कि इनका जो हिटलर से सहयोग कम होगा, तो लेकिन ये अपनी गतिविधि में लगे पड़े थे, कितने महान थे सोचिए। तो उसके बाद में इंडियन लेजियन करने के बाद में ये वहाँ से समझ गए कि अब यहाँ मेरा काम नहीं होगा, मुझे आज़ादी लेनी है किसी एक देश के सहयोग से। तो जापान भी उस समय इसी ग्रुप का था, एक्सिस का। तो यहाँ वहाँ से उन्होंने सबमरीन लिया, सबमरीन जर्मनी के सबमरीन से जर्मनी ने सहयोग दिया। और वो सबमरीन का सीरीज था U-180 था। और उस सबमरीन से देखिए उस समय वर्ल्ड वार था, ऊपर से खूब बमबारी हो रही थी, जहाज़ें डूब रही थी, सब कुछ। उस सबमरीन में वहाँ आए, मेडागास्कर में आए, मेडागास्कर से आकर जापान का सबमरीन में वो शिफ्ट हुए, सबमरीन टू सबमरीन वो शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद में वो आए आपके सबंग नाम का जगह है जो इंडोनेशिया में है आज का। तो सबंग आने के बाद वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी, प्लेन के ज़रिए वो जापान पहुँच गए। जापान के जो वहाँ पे अब आईएनए का, क्योंकि वहीं पे जापान था, जापान में ही आईएनए का ये हो रहा था, जापानीज़ भूमि में, सिंगापुर में। वहाँ पे जापान में रास बिहारी बोस जो है वहाँ पे सक्रिय थे। रास बिहारी बोस जो थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया हुआ था। और अंडमान में देखिए कनेक्शन, देखिए अंडमान और रास बिहारी बोस का जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का यहाँ मेंबर बहुत बन गए थे। अच्छा। बाजार में, आपके बाजार में नेताजी क्लब है जो नेताजी विजिट के बाद में हुआ था, पहले ब्राउनिंग क्लब हुआ करता था, वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन हुआ। काफ़ी यहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया आईएनए से पहले,
ये आपके 1942 की बात है, अप्रैल महीना का। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये किया। और आईएनए की जहाँ तक आपने पूछा है, आईएनए जो था, जैसे मैंने कहा कि प्रिजनर्स ऑफ वार युद्धबंदी बन गए थे, तो वहाँ पे भी सिंगापुर में काफ़ी युद्धबंदी थे। तो 13,000 कोई बोलते हैं, कोई कहता है कि आंकड़ा 40,000 के आसपास है युद्धबंदियों का। और उनके बीच में मोहन सिंह एक थे। तो मोहन सिंह से इन्होंने समझौता किया, वो दबंग प्रवृत्ति के थे। तो मोहन सिंह से समझौता करके जापानीज़ के साथ में ये लोग सहयोग करने लगे, तो ये लोग मरने से बच गए। प्रिजनर्स ऑफ वार जो है अक्सर टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, टॉर्चर सेल में रखते हैं, तो वैसा कुछ नहीं हो उनके साथ में। लेकिन ये मतभेद थोड़ा सा बाद में दिसंबर आते आते 1942 के दिसंबर आते आते मतभेद हो गया, मोहन सिंह अरेस्ट हो गया, जापानियों ने अरेस्ट कर दिया। तो रास बिहारी बोस ने, अब प्रिजनर्स ऑफ वार तो फिर उनका फिर कोई नहीं है माई बाप, तो रास बिहारी बोस ने वो चार्ज ले लिया इंडियन नेशनल आर्मी का। इसके बाद नेताजी वहाँ पहुँच गए, वो उनको हैंड ओवर कर दिया। तो उसके जो थे मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और नेताजी, ये तीन जो हत्याकर्ता थे। और उसके बाद में प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ से अंडमान, क्योंकि उस समय आईएनए का कोई टेरिटोरी नहीं था। तो इस तरह करके आईएनए का ये हुआ। तो अब रही बात अंडमान में आने की, तो उसके बाद में उन्होंने तोजो हारा जो प्रधानमंत्री थे जो जापान के, तो उनके साथ में काफ़ी दौर में बातचीत हुई। तो बातचीत होने के बाद में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि युद्ध काल चल रहा था। वो लोग बहुत जल्दी देने के लिए राजी नहीं थे अंडमान को। और नेताजी ये चाहते थे कि एक टेरिटोरी तो हमारे हाथ में आना चाहिए, लोगों को सबको संदेश मिल जाए कि हम आईएनए जो मेंबर्स हैं, हम एक फ़ौज खड़ी तो कर लिया है, हमने कब्जा करने की भी क्षमता आ गई है। तो किसी तरह कन्विंस कर लिया जापान गवर्नमेंट को। लेकिन एक शर्त थी कि मिलिट्री टाइम था, मिलिट्री हुकूमत उसके हाथ में ना देकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। अच्छा। तो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है ऑफ फ्री इंडिया, तो ये आज़ादी जो नेताजी का जो था उनके अधीन में यहाँ पे किया। तो आईएनए गठन हो चुका था पहले ही, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन के कुछ महीने के बाद में आईएनए का भी गठन हो गया। कनेक्शन देखिए, नेताजी आने से पहले आईएनए गठन हो चुका था, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू लिया है आईएनए के कुछ लोगों का यहाँ पे। अच्छा। जैसे जॉन लोबो है, रहमतुल्लाह हैं, ऐसे इन लोगों का मैंने, जो आज नहीं है इस दुनिया में, तो उन लोगों ने ये आईएनए का जो सलामी भी दी थी नेताजी को। तो ऐसे करके यहाँ पे आईएनए सक्रिय था। तो ये अंडमान की बात तो बाद में करेंगे। तो इसके बाद में नेताजी वहाँ से यहाँ आ गए। तो ऐसे था नेताजी। तो नेताजी यहाँ आए तो 29 दिसंबर, तो नेताजी पहले आ गए। 29 दिसंबर को आने के बाद में वो उसको लोकल लोगों से दूर रखा गया, ताकि, क्योंकि उसके पीछे का घटनाक्रम मैं बाद में बताऊंगा आपको कि उसमें काफ़ी लोगों को यहाँ टॉर्चर किया गया था। और क्योंकि टॉर्चर इसलिए किया गया था कि वो जासूसी के आरोप में, झूठा जासूसी के आरोप में टॉर्चर किया, और सेलुलर जेल में काफ़ी लंबे दौर तक रखा गया इनको। जब नेताजी आए थे तो उनको दिखाया नहीं गया, उनको पता नहीं चलने दिया, और सीधे नेताजी को रॉस आइलैंड ले गए। उसके बाद में नेताजी 30 तारीख को आए, यहाँ झंडारोपण किया था। तो ऐसे था। आगे पूछिए आप। तो जैसे कि आपने झंडे की बात कही, नेताजी ने हमारे जो स्वाधीनता का प्रथम झंडा हमारे पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने फहराया था, तो वो कौन सा झंडा था, उसका डिज़ाइन कैसा था? वाह, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमारे द्वीपवासियों में भी, मैं यहीं के स्थानीय हूँ, तो अक्सर लोगों में बातें होती है, कोई तिरंगा बोलता है, कोई दूसरा कुछ बोलता है। इसलिए मैंने 2 शीट, मुझे आशा थी कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं 2 शीट दिखाना चाहता हूँ। नेताजी ने ये पोर्ट ब्लेयर में ये झंडा जो है, ये चरखे वाला झंडा को दिखाया था, फहराया था। ये हमारे अंडमान क्लब के सामने में था। ये देखिए चरखा होगा, और चरखा है, और 2-3 रंगों का है, सफ़ेद, हरा और सतरंगी रंग का। अच्छा। जो है ये झंडा जो था, ये नेताजी ने अपना जो है, ये स्वराज का झंडा है। गांधी जी ने इसको प्रतिपादित किया था। 1921 में इसके डिज़ाइन तैयार हुई, तो किसी कारणवश इसमें डिज़ाइन में फिर थोड़ा सा बदलाव आए, तो 1931 का स्वराज झंडा उन्होंने फहराया। तो ना कि उसमें देखिए एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये आज़ाद हिंद फौज का झंडा है। जी, वही मैं आपसे पूछने वाली थी। जी, जिसमें बाघ है।
और उन्होंने अपना आज़ाद हिंद फौज का झंडा नहीं फहराया, बिल्कुल, बल्कि स्वराज का झंडा फहराया। ये स्वराज बहुत का इंटरेस्टिंग बात है जी, क्योंकि उनको पता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो लड़ नहीं रहे थे, और ये स्वराज का झंडा पूरे मुख्य भूमि भारत में इसके साथ में ही पूरी हवा तेज थी, जो आज़ादी के बिगुल बज रहा था इस झंडे के साथ में। तो इसीलिए तो इस सभी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये झंडा लहराया था। ये बहुत ही उम्दा बात आपने कही कि जैसे कि हम सभी सोचते हैं कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र के बोस हमेशा अनबन है, ऐसा एक हमारा सोच विचार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ही मौलिक प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही, क्योंकि ये मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, ऐसे मैं भी सुनता गया, काफ़ी सुना है मैंने। तो दरअसल क्या हुआ कि देखिए, महात्मा गांधी जो हम लोग बुलाते हैं, महात्मा शब्द भी नेताजी ने दिया था, उनकी जो पदवी है महात्मा जी है। दूसरी उनका दिल्ली चलो का अगर आप पोस्टर देखेंगे इंटरनेट में या किसी और सोर्स में देखेंगे, तो उसमें आपको पोस्टर में नेहरू और गांधी जी की भी तस्वीरें मिलेंगी। अच्छा, तीसरी बात, नेताजी सुभाष यूरोप में थे, तब नेहरू जी की पत्नी, जो धर्मपत्नी कमला नेहरू, बीमार थी, तो उनको वो देखने गए थे, लेकिन उनकी बीमारी में जल्द ही मृत्यु हो चुकी थी ऑस्ट्रिया में। तो उसके बाद में इनमें अक्सर संदेश आदान प्रदान होता था गांधी जी और इनमें। तो गांधी जी ने ही इन्होंने अपना जो रेडियो संदेश से गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सहयोग देने के लिए लोगों से अपील की थी नेताजी ने। और एक बात और कि जब कोहिमा में जब लड़ाई लड़ रहे थे 1944 में, नेताजी ने रेडियो संदेश के द्वारा गांधी जी से ब्लेसिंग ली, आशीर्वाद मांगा। अरे वाह। और एक और थी कि कई दिलचस्प घटनाएं हैं, कई कुछ किस्से हैं, जैसे कि गांधी जी ने इनको जो है, इन्होंने तो महात्मा कहा, गांधी जी ने भी इनको एक संज्ञा दी थी, शब्द दिया था इनके लिए, एक सर्वनाम दी थी, वो था कि प्रिंस एमंग्स द पैट्रियट्स, यानी कि देशभक्तों के बीच का राजकुमार। तो गांधी जी और इनमें कोई मतभेद नहीं था, और गांधी जी ने कहा था कि जब तुम अपनी लड़ाई जीत जाओगे, सबसे पहले बधाई मैं तुमको दूंगा। वर्ल्ड वार 2 की आपने बात की थी, तो वर्ल्ड वार 2 के अंत होते होते तब भारत का और हमारे अंडमान का, इनकी परिस्थिति क्या थी उस समय? जी, दरअसल वर्ल्ड वार 2 जो है INA के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा नहीं रहा, जो अंत में जो परिस्थिति बन गई। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वार 2 के अंत में जब देखेंगे, तो नेताजी के बारे में जितनी बातें हम लोग, जितनी उनकी प्रशंसा करें या उनसे प्रेरणा ले, बहुत ही कम है। वो इतने ही उच्च स्तर के थे, और उनके जीवन जो है, नेताजी जब देखे कि यहाँ पे जापान का, वहाँ से ये लोग जो है, नेताजी जो है बर्मा की ओर पकड़ने शुरू कर दिया। तो नेताजी का प्लान ये था कि नॉर्थ ईस्ट को पकड़ते हुए भारत में शामिल हो जाए, क्योंकि अंडमान में तो झंडा फहरा दिया था। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में ये जो है, यहाँ से मोइरांग नाम का एक जगह है मणिपुर में, मोइरांग में मुख्य भूमि भारत का पहला झंडा भी नेताजी ने ही फहराया मोइरांग में। मोइरांग से फिर कोहिमा और इम्फाल इनका टारगेट था। लेकिन तब तक क्या हुआ कि एक तो हमारे इटली जो थे, एक्सिस फोर्स की, इटली सरेंडर कर दिए, और नाज़ी जर्मनी भी काफ़ी वीक हो चुका था, अब सिर्फ जापान ही बचा था। और उस समय बारिश का काल था, वो पहाड़ी इलाका था, दुर्गम स्थानों में बहुत उनको तकलीफ हो रही थी, ट्रूप्स के जो शक्ति है, एम्यूनिशन बहुत प्रभावित हो रहा था, तो उनको रिट्रीट करना पड़ा बाद में, ऐसे बहुत। तो आपने जैसे कहा बहुत तकलीफें हो रही थी उनको, तो उस समय में उन्होंने मणिपुर को ही क्यों चुना? हाँ, मणिपुर को इसलिए चुना क्योंकि उनका, मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के जरिए जो है भारत में उतरने की चेष्टा थी उस फौज को लेकर। ऐसी कोई खास वजह है इसकी? खास ये वजह है कि भारत में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बर्मा जो है बर्मा उनका आ गया था उनके उसमें, क्योंकि मणिपुर में आ गया था, तो उस रीजन से वो सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इंडिया में एंट्री करना था, मुख्य भूमि में भी उनको आना था। और एक काल में तो ऐसा था कि जब वो मोहन सिंह के साथ में जब उन्होंने INA के स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की, तो ऐसे अंदाजा लगाया जाता है कि नेताजी ने भी कोशिश कर दी और डिक्लेयर भी कर दिया कि हम अपने INA को 3 लाख सिपाही तक ले जाएंगे। अच्छा। और आज के संदर्भ में हमारे भारतीय टेरिटोरियल आर्मी की फर्स्ट लाइन जो है, फ्रंट लाइन जो है, वो 3 लाख के आसपास में फ्रंट लाइन। तो उस जमाने में 3 लाख का, और जापान गवर्नमेंट जो है सिर्फ 30,000 लोगों को एम्यूनिशन देने में सामर्थ्य जता रहा था। तो इतने, तब नेताजी ने कहा नहीं, हम छोटे बड़े हर एक को सिपाही बनाना चाहते हैं।
नॉर्मल तबके के लोगों को भी हम बनाना चाहते हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ लेकर वो मतलब कूच करने के हिसाब में थे। तो इतना मतलब उनका इरादा बहुत ही बुलंद था। जैसे कि हम सभी लोग नेताजी के बारे में जितना पढ़े हुए हैं, जितना हमने सुना है, उसके बावजूद भी उनका जो पूरा लाइफ है, ये पूरा लाइफ ही हम सीख सकते हैं उसमें से। तो उसमें से ऐसी कई घटनाएं हैं जो शायद हमें नहीं पता होगी। ऐसी कोई घटना आप बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत दिलचस्प घटनाएं बहुत हैं। नेताजी बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, बहुत एक तो वीर तो थे ही। तो जब वो जर्मनी में गए थे हिटलर से मिलने के लिए, हिटलर ने पहले अपना डुप्लीकेट भेजा, 2 बार डुप्लीकेट भेजा। अच्छा। तो दोनों बार बोला यू आर नॉट हिटलर, पहचान गए, पहचान लिया। उसके बाद तीसरी बार जब हिटलर स्वयं आया तो बोला आई एम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तब अपना इंट्रोडक्शन दिया। कि आपने कैसे पहचाना? बोला जो आता है मिलने के लिए वो पहले हाथ बढ़ाएगा, और आपसे पहले जो 2 आए थे वो पहले उन लोगों ने हाथ बढ़ाया था। तो ये इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, क्योंकि और जब जापान से उन्होंने अंडमान का लिया था, जो उनको कन्विंस कर रहे थे, जब उनको मना रहे थे कि किसी तरह हमें दे दो, एक टेरिटोरी दे दो, तो वहाँ का मंदिर का बहुत सारी उन्होंने स्टडी की किस तरह के उनके सेंटीमेंट को भुनाया जाए। तो जापानीज जो मिलिट्री वो लोग काफ़ी एडमेंट थे, देने को राजी नहीं थे, लेकिन उनको पिघला दिया उन्होंने अपने वाकपटुता से। तो ऐसे कई किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं नेताजी के संबंध में। ऐसे एक और किस्सा मैंने भी सुना था, जैसे नेताजी शेविंग कर रहे थे और पीछे से आक्रमण करने के लिए अंग्रेज खड़े थे। उनको आईने में दिख गया था कि अंग्रेज पीछे खड़े हैं, तब भी वे अपने जगह से हिले नहीं। बिल्कुल, वो अपने पहचानते थे कि दुश्मनी की हवा कहाँ से चल रही है उनके इर्द गिर्द, क्योंकि इसी कारण वो मिडिल ईस्ट नहीं पकड़े थे, इसीलिए वो मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुँच गए थे। तो ऐसे करके थे नेताजी के वो। तो अंडमान में जब उन्होंने हमारे स्वाधीनता का प्रथम झंडा फहराया था, उस समय अंडमान की परिस्थिति क्या थी और उस समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ के लोगों को या फिर क्रांतिकारियों को? अंडमान के दर्शकों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे मैंने कहा कि नेताजी तो आ गए थे। नेताजी 29 दिसंबर 1943 को आ चुके थे। आने के बाद में उनको रॉस ले जाया गया, और यहीं पे जो उसके बाद दूसरे दिन जो है 30 तारीख को झंडा फहराया गया, जो झंडा मैंने दिखाया। तो वो झंडा फहराने के बाद में उनको सेल्युलर जेल गए। तो सेल्युलर जेल के 3 विंग है, उसमें से विंग नंबर 6 जो है उसमें मोर देन 100 हमारे प्रिजनर्स थे, रेसिडेंट्स थे, जो टॉर्चर सेल में थे। इवन जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर दीवान सिंह भी वहाँ इम्प्रिजेंट थे, वो टॉर्चर सह रहे थे। अच्छा। लेकिन नेताजी को दिखाया नहीं गया, इस तरह का ड्रामा किया कि नकली कुछ प्रिजनर्स गार्डनिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिखा के, और नेताजी के आसपास में किसी को भटकने नहीं दिया जाता था, नेताजी को पता ही चलने नहीं दिया। किसी तरह जो ब्राउनिंग क्लब, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वालों ने किसी तरह उनको बताया कि आप थोड़ा सा हमारे नेताजी क्लब में आइए, क्योंकि जो ब्राउनिंग क्लब में आने के बाद में नेताजी क्लब है, जो हमारे बाजार के बीचों बीच है, बर्डिन बाजार में स्थित है। तो वहाँ आए तो इतना शोर शराबा मचा दिया, लोगों की भीड़ जमा कर दी उस हॉल के अंदर में। नेताजी क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कुछ सुनने को नहीं मिला। तो नेताजी फिर 31 तारीख को बिजी शेड्यूल था, चले गए। लेकिन उसके बाद में नेताजी जाने के बाद में ठीक नेताजी चले गए 30 दिसंबर 1943 को, और जासूसी के आरोप में, क्योंकि जासूसी हो रही थी यहाँ से, एक अंग्रेज जो मिलिट्री पुलिस चीफ थे मैकार्थी, उसके कारण से था। वो अपने कुछ सदस्यों को ले आकर ट्रांसमीटर सेट किया था। अच्छा। और वो ट्रांसमिट करता था कब शिप आएगा, लोकल लोगों से जानकारी लेकर। तो जैसे ही रॉस में शिप एंट्री करता था तो बम गिर जाते थे, तो लोकल लोगों पर वो जासूसी का आरोप लगा के उनको टॉर्चर करने लगे। खासतौर पे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के लोग थे, जो लोग INA के लोग थे। तो इसी तरह के जब नेताजी चले गए तो ठीक 1 महीने के बाद में आपके 30 जनवरी 1944 को 44, मोस्टली सब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के ही मेंबर थे, 44 लोगों को ले जाकर हम्फ्रीगंज में मार दिया गया, 44 लोगों को। इसके बाद तो राउंड अप बोलते हैं उनको, कई लोगों को 200 की संख्या में ले जाकर, क्योंकि जब शिप में बम गिर जाता तो खाने के लाले पड़ गए थे, तो इन लोगों को मारते गए। तो ऐसे करते थे। लेकिन उसके ठीक 18 दिन के बाद में, 18-19 दिन के बाद में, जो चीफ कमिश्नर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जो INA का,
आज़ाद हिंद फौज का, उनका चीफ कमिश्नर आए थे। एयरकोर्ट दोराईस्वामी लोगानाथन इनका नाम था, चीफ कमिश्नर। तो ये आए थे, तो इन्होंने कुछ टाइम तक रखा और अक्टूबर 1944 तक वो भी बीमार पड़ गए, वो चले गए। लेकिन तब तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग था, उनका हेडक्वार्टर था यहाँ पर। जी, अब जैसे कि हम जानते हैं नेताजी एक ऐसे हमारे देश के युवा नायक उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें नेताजी के जीवन से हो सकता है, या उनकी कुछ ऐसी कोटेशन आप शेयर करना चाहेंगे जो हमारे युवकों को मोटिवेट करे? हाँ, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत में कहा था कि नेताजी का जीवनी को तो पहले पढ़ लें। हर एक भारतीय को नेताजी का जीवन पढ़ना चाहिए। जीवन की जो कहानी है उनकी सब कुछ उसमें है, ट्विस्ट है, नाटक है, ड्रामा है, प्रेरणा है, कुर्बानी है, सब कुछ है, तकलीफ़ें हैं, देशभक्ति तो पूछे मत, कूट कूट कर है ही। वो ऐसे व्यक्तित्व थे और उनके जीवन ही हमें प्रेरणा देती है। दूसरी बात, आईएनए की तरफ आप झांके तो आईएनए एक ऐसा मिसाल पेश किया था उस समय, उस जमाने में, कि सारे कास्ट क्रीड के लोग आए थे, भाषा भाषी के, ना कोई कमी, अमीर ना गरीब, अमीर ने भी योगदान दिया, गरीब ने भी योगदान दिया, सारे तबके के लोग जो आज हम एकता के सूत्र में बंधने की अक्सर बातें करते हैं, तो एकता के सूत्र में पिरोया था जो एक देशभक्ति के जो लहर चल रही थी। दूसरा तो उन्होंने कहा था कि एक गीत है मुझे याद, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। ये 4 वाक्य ही काफ़ी है जोश लाने के लिए। जी बिल्कुल, प्रेरणा के लिए। तो आप हमारे साथ इस शो पर जुड़े और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना कि नेताजी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था और कैसे उन्होंने अपने जीवन के प्रति पद में हमारी स्वाधीनता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। तो इसी जोश के साथ और इसी संघर्ष के जो गाथाएं हैं, इन्हें हम अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में ले और हम सभी इस बात से अवगत रहें कि ये स्वाधीनता हमें किस कीमत पर मिली है और सभी इस स्वाधीनता का जो मर्म है उसे समझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो पर हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपके साथ ऐसी ही कई स्वाधीनता की गाथाएं लेकर इतिहास के पन्नों में इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।